कच्चे माल की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ रेशे जैसी चीज़ों को बनाया और उनसे फिर हम कपड़े वगैरह बनने लगे। तो जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर देखिए कपास के पौधा दिख रहा है जिससे रेशा बनता है, ऊन दिखाई दे रहा है जिससे रेशा बनता है, रेशम दिखाई दे रहा है जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है, और नीचे नायलॉन दिखाई दे रहा है। अब इनमें से अगर हम इनको बांटें तो देखिए कपास, ऊन और रेशम तीनों ही चीज़ें हमको प्रकृति से प्राप्त होती हैं। दिख रहे हैं आपको इस चित्र के अंदर कि ये तीनों प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऊन कपास, जो रुई है वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है, ऊन हमको भेड़ से या ऊंट से प्राप्त होता है, और रेशम हमको रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। अब नायलॉन की अगर हम बात करें तो नायलॉन हमको किसी भी प्राकृतिक वस्तु जो है उससे प्राप्त नहीं होता। ना तो ये किसी जंतु से प्राप्त होता है और ना ही किसी पौधे से प्राप्त होता है, बल्कि इसको मनुष्य के द्वारा फैक्ट्री में या प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रेशे जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक रेशे जो हमें किसी प्रकृति की देन है, चाहे तो किसी पौधे से मिलते हैं या किसी जंतु से मिलते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम और जूट। दूसरे प्रकार के रेशे कृत्रिम होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं जिनको मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन और टेरिकॉट। आज इस पाठ के अंदर हम इन्हीं जो संश्लेषित रेशे हैं इनके बारे में बात करेंगे। प्रश्न आता है कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, संश्लेषित रेशे वास्तव में छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों को, एक जैसी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनको जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। इन छोटी छोटी इकाइयों में क्या वास्तव में है, क्या वास्तव में रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, इनकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनको एकलक कहा जाता है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एकलक को बार बार जोड़कर जो बड़ी श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, बड़ी इकाइयां बनाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? बहुलक। एक लक, बार बार एक लक को जोड़ने पर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर जो हैं, बहुलक जो हैं, यही क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। देखिए यहाँ चित्र के अंदर आपको बहुल जो है दिखाया गया है कि किस तरह से एक लक है, ये अलग अलग हैं। सारे जो हरे रंग के बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जुड़कर एक माला की जैसी संरचना बन गई है, एक श्रृंखला इन्होंने बना ली है। तो ये क्या बन गया? बहुलक बन गया। तो जो प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा होता है, वो संश्लेषित रेशा कुछ इसी प्रकार का होता है। और ये एक लक से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखा रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसमें छोटे छोटे एक लक हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, वो मिलकर क्या कर रही हैं? बहुलक का निर्माण कर रही हैं। तो इन श्रृंखलाओं को ही क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? बहुलीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रेशे भी बहुलक होते हैं, जैसे कपास वगैरह है। जो कपास है वो क्या है? सेलुलोज का बहुलक होती है, तो उसमें पर वो उनकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी कम होती है। अब एक संश्लेषित रेशा है रेयॉन। रेयॉन के कपड़े आपने पहने होंगे, काफ़ी चमकदार सा कपड़ा होता है, रेशम जैसा ही कुछ कुछ लगता है, ये चिकना चिकना। इसका ज़्यादातर उपयोग घरों में चादरें और पर्दे वगैरह बनाने में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। बाकी इसको बनाते हैं जब, तो ये केवल संश्लेषित नहीं, इसमें कुछ मात्रा में प्रकृति की वस्तुओं को भी मिलाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि लकड़ी की लुगदी को रसायन में मिलाकर और फिर इसको प्राप्त किया जाता है। इसकी चमक और बनावट बिल्कुल ऐसी होती है जैसी रेशम के वस्त्रों की होती है, लेकिन ये उससे काफ़ी सस्ता है, इसीलिए इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले बनाया गया संश्लेषित रेशा था। सबसे पहले जब संश्लेषित रेशों की बात शुरू हुई थी, जब बनना शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो रेशा बनाया गया वो नायलॉन था। इसमें कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, पूर्ण रूप से संश्लेषित है ये। 1931 में इसको बनाया था। बहुत मजबूत होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है, इसीलिए इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ब्रश, जो टूथब्रश है वो इससे बनाया जाता है। तंबू के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। नावों की पाल इससे बनाई जाती है। स्लीपिंग बैग, आपके छाते का जो कपड़ा है वो इसका होता है। और जो सैनिक हवाई जहाज से कूदने के लिए पैराशूट काम में लेते हैं वो, और उसकी रस्सियाँ भी इसी नायलॉन के द्वारा बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत मजबूत होता है। इसके बाद एक और रेशा है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी संश्लेषित रेशा होता है। इसके कपड़ों जो की खासियत ये होती है कि उनके अंदर जो है
सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो आपने ऐसे अपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे आपके भाई के पास, बहन के पास, मम्मी पापा के पास, जिन कपड़ों को धोने के बाद उन पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो वो जो कपड़े होते हैं वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं। अपने पापा मम्मी से पूछें आपकी पॉलिएस्टर के कपड़े कौन से हैं। इसी के साथ साथ एक पॉलिएस्टर जो है पॉलीएथिलीन टरसेलेट, जिसे पैट कहते हैं, PET, ये भी काफ़ी उपयोग में आता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बोतल और जार बनाने में करता है। आपने पेप्सी, कोको कोला इनको पिया होगा, तो इनकी जो प्लास्टिक की बोतलें आती हैं वो बोतल वास्तव में पैट बोतलें होती हैं, पैट जार होते हैं। दुकानों के ऊपर आपने टॉफ़ी वगैरह रखी हुई इन प्लास्टिक के जारों में देखी होगी, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पैट जार होते हैं ये पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। एक और बहुलक होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो बहुलक होता है ये संश्लेषित रेशा है, ऊन जैसा होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ऊनी वस्त्र, कपड़े, कंबल वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है। इसके साथ साथ जो फाइबर शीट होती है, आपने देखा होगा एक्रिलिक शीट, फाइबर एक्रिलिक शीट होती है। जो आप कभी ATM वगैरह में गए हों तो उसके साइड में जो नोटिस बोर्ड होता है जिसके अंदर कागज़ लगे हुए होते हैं, वो जो शीट होती है वो एक्रिलिक शीट होती है। तो वो भी वहाँ पर जो है ये काफ़ी काम आता है। अब बात ये आती है कि कोई रेशा संश्लेषित है या प्राकृतिक है, इसका हमको पता कैसे लगे। कोई रेशा हमको दे दिया और हमसे पूछा कि भाई ये रेशा प्राकृतिक है या संश्लेषित है, तो इसकी देखिए बहुत आसान सी इसकी पहचान है, वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्या कीजिए, एक माचिस की तीली लीजिए, उसको जलाइए और रेशे को उससे जलाइए। अगर रेशा कागज़ की तरह जलता है तो उस स्थिति में वो रेशा प्राकृतिक होगा। जैसे रुई को अगर आप जलाएंगे तो वो बिल्कुल इस तरह से जलेगी कि कागज़ की जैसे, और उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी। लेकिन अगर संश्लेषित रेशा है तो वो एक दुर्गंध के साथ जलेगा और जलने पर वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, विकृत होता हुआ चला जाएगा और लास्ट में एक छोटी सी गोली इसकी बन जाएगी और वहाँ पर वो काफ़ी देर तक जलता रहेगा। अगर इस तरह से वो जल रहा है तो वो रेशा कैसा है, संश्लेषित है। एक और पहचान इसकी है, अगर संश्लेषित और प्राकृतिक रेशा दोनों को देखें तो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, जबकि जो कृत्रिम रेशे हैं वो बहुत अच्छे से जल को अवशोषित नहीं करते, इसीलिए ये जल्दी से पानी से खराब भी नहीं होते। तो अगर समान जो है लंबाई चौड़ाई का कपड़ा लिया जाए, उतना ही बड़ा एक जो है सूती कपड़ा या प्राकृतिक रेशे से बना हुआ कपड़ा लिया जाए और उतना ही बड़ा कपड़ा जो है संश्लेषित रेशे से बना हुआ ले जाएं और दोनों को बराबर मात्रा के पानी के अंदर डुबोया जाए, तो प्राकृतिक रेशा जो है वो पानी की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेगा। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि संश्लेषित और प्राकृतिक रेशों की